मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 मोटापा एक अभिशाप, जिसको हमने चैप्टर को पढ़ लिया है तथा इसके हमने लघुत्तरीय तक प्रश्न उत्तर कर लिए। आज करते हैं हम इसके दीर्घ प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मोटापे के कारण कौन कौन से रोग होने का खतरा रहता है। कि मोटापे के कारण कौन कौन से रोग हैं उनका खतरा बना रहता है, कि मोटापे के कारण कौन से रोग हो सकते हैं। तो उत्तर आएगा, मोटापे के कारण उपांद्रदाह यानी बड़ी आंत की पूंछ की सूजन, मधुमेह, जिगर का पीलिया रोग, हृदय से संबंधित रोग तथा रक्त से संबंधित कुछ रोग होने का खतरा रहता है। कि मोटापे के कारण है उपांद्रदाह यानी बड़ी आंत की पूंछ की सूजन, मधुमेह, जिगर का पीलिया, हृदय से संबंधित रोग तथा रक्त से संबंधित कुछ रोग होने का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, मोटापा घटाने के लिए खाए गए भोजन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कि जो मोटापा घटाने के लिए हम जो भोजन करें उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उत्तर आएगा, मोटापा घटाने के लिए खाया गया भोजन पुष्टिवर्धक होना चाहिए। कि जो मोटापा घटाने के लिए हम भोजन खा रहे हैं, यानी हम कम भोजन जो कर रहे हैं, वो खाया हुआ भोजन है, वो भोजन है पुष्टिवर्धक होना चाहिए। पुष्टिवर्धक यानी कि उसमें पौष्टिक तत्व होने चाहिए, ताकि शरीर को निर्बलता का अनुभव न हो, ताकि शरीर है वो हमारा कमजोरी अनुभव ना करे, कमजोर ना लगे। इसके साथ साथ में ही भोजन है वो सुपाच्य भी होना चाहिए। सुपाच्य यानी कि अच्छी तरह से पचने वाला होना चाहिए। तो मोटापा घटाने के लिए खाया गया भोजन कैसा होना चाहिए, पुष्टिवर्धक होना चाहिए तथा सुपाच्य होना चाहिए। पुष्टिवर्धक होगा, इससे हमें निर्बलता का अनुभव नहीं करेगा, यानी हमें कमजोरी नहीं लगेगी। आगे आपका नीचे दी गई पंक्ति प्रत्येक किसके विषय में कही गई है। कि जो पंक्ति नीचे दे रखी है वो किसके लिए विषय में कही गई है। तो यह शरीर में वसा उत्पन्न करता है, ये किसके लिए कही गई है। तो भूख से अधिक खाया हुआ भोजन वसा में बदल जाता है, किसके लिए कही गई है। कि भूख से अधिक खाया हुआ भोजन है वो वसा में बदल जाता है। इसे बड़ी आंत की पूंछ की सूजन कहते हैं। ये किसके है, किसके विषय में है। तो मोटापे के कारण अनेक रोग हो जाते हैं, उसी में से एक है उपांद्रदाह, बड़ी आंत की पूंछ की सूजन है। तो मोटापे के कारण अनेक रोग हो जाते हैं, उसी में से एक है उपांद्रदाह, बड़ी आंत की पूंछ की सूजन। तो ये इसी के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट है, इसका औषधि द्वारा दमन किया जा सकता है। कि किसका औषधि द्वारा दमन किया जा सकता है। तो उत्तर आएगा, चिंता तथा तनाव के कारण हुए मोटापे को औषधि द्वारा दमन किया जा सकता है। कि चिंता और तनाव के कारण जो मोटापा आता है उसे औषधि द्वारा दमन किया जा सकता है। तो ये थे बेटा आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर जो हो चुके हैं। अब आगे है आपका शब्द भंडार। शब्द भंडार है, ये आपको बुक में ही करने हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कि जो शब्द दे रखे हैं इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे समान का बराबर हो गया, आयु, उम्र, बनावट, आकृति, मोटा, स्थूल, पुष्टिवर्धक, पुष्टिकारक, निर्बल, दुर्बल। ठीक है बेटा। आगे है आपके विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको, जैसे उचित का अनुचित, ऐसे ही विशेषज्ञ, अविशेषज्ञ, पर्याप्त, अपर्याप्त, चुस्ती, सुस्ती, चुस्ती यानी फुर्तीला हो गया, सुस्ती यानी सुस्त, अनुकूल, प्रतिकूल, सुपाच्य, अपाच्य या कुपाच्य। निम्नलिखित शब्दों की संज्ञाएं बनाइए। संज्ञा बनानी है हमें, यानी कोई भी संज्ञा बना सकते हैं। निश्चित से जैसे बना निश्चितता, भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी तरह से उचित से बना औचित्य, वस्तु से वस्तुतः, बुद्धिमान से बुद्धिमानी, अधिक से अधिकता, समर्थ से समर्थता। तो ये जो संज्ञाएं हैं वो भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। उचित से औचित्य, वस्तुतः वस्तुतः, बुद्धिमान बुद्धिमानी, अधिक अधिकता, समर्थ समर्थता। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाने हैं। कि जो शब्द दे रखे हैं उनसे विशेषण बनाने। आधार से बना, जैसे आधारित, चिंता से चिंतित, केंद्र से केंद्रीय, निवारण से निवारणी, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य, स्वस्थ, पुष्टि से पुष्टिवर्धक। आगे आपका नेक्स्ट, इसमें विचार अभिव्यक्ति दे रखी है। कि शरीर के आदर्श भार की गणना कैसे की जाती है। 5-6 वाक्यों में उत्तर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हमने चैप्टर में आगे पढ़ा था ना कि आदर्श भार की गणना कैसे की जाती है। तो 5-6 वाक्यों में आपको लिखना है। तो ये आप खुद से कर लेंगे कि किस तरह से हमने, कि हमें पहले लंबाई नापनी है
उसके बाद में उसमें से क्या घटाना है वो सभी हमने देखा था कि यहाँ पर कि सबसे पहले जो ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में नापें, फिर उसमें से 100 सेंटीमीटर घटा लें। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट है भाषा कौशल में, जैसे सुपाच्य यानी शीघ्र पचने के योग्य, कुपाच्य शीघ्र न पचने के योग्य, अपाच्य न पचने के योग्य। तो जैसे हमने पाच्य जो शब्द था उसमें सु लगाया तो अच्छे शीघ्र पचने वाला हो गया, कु लगा दिया तो शीघ्र न पचने वाला, और एब लगा दिया तो न पचने वाला यानी कभी नहीं। इसी तरह से हमें निम्नलिखित शब्दों के ऊपर दिए गए शब्दों के अनुरूप ही बनाना है। सुगम, दुर्गम, सुगम यानी आसानी से जाने पहुंचने वाला, दुर्गम कठिनाई से आसानी से नहीं पहुंचने, अगम और जहां पर जा ना सके। ऐसे ही सुलभ, दुर्बल और अलभ। सुचेष्टा, कुचेष्टा, अचेष्टा, सुप्रभाव, कुप्रभाव और अप्रभाव। ठीक है, तो हमने जैसे इसमें बनाया था वैसे ही आपको बनाना है कि पहले एक में कु लगा दिया और एक में आपने सु लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो हमें जो शब्द दे रखे हैं उनकी संधि विच्छेद करनी है। तो बेटा इसमें आपके कुछ शब्द हैं वो संधि के शब्द हैं, कुछ हैं वो सिर्फ आपको जिस प्रकार से प्रत्यय उपसर्ग अलग करते हैं वैसे। जैसे अभिष्ट है, अभि प्लस इष्ट, इसमें आपकी दीर्घ संधि है, ई और ई मिलके बड़ी ई हो गए। परामर्श, परा और मर्श अलग अलग हैं। परामर्श उपसर्ग की तरह इसको अलग किया गया है, इसमें संधि नहीं है। योगासन में संधि है, योग प्लस आसन दीर्घ संधि। स्वस्थ में आपकी यण संधि है, सु प्लस अच्छ। व्यायाम में संधि है, वी प्लस आयाम। और आकर्षक में कोई संधि नहीं है, आ प्लस कर्षक, हमने इसको अलग किया है आ इसका उपसर्ग करके। आगे है आपके क्रिया विशेषण की परिभाषा देकर समयवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषणों के 3-3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 3-3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो क्या होता है, विशेषण हमने पढ़ा था, क्रिया विशेषण हमने नहीं पढ़ा है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके, क्रिया विशेषण। अब जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो 3 इसमें दे दी कि समयवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। तो समय है उसको ही कालवाचक कहेंगे। तो 3 उदाहरण कैसे हो गए कि क्रिया विशेषण की विशेषता, तुम कब आए, यहाँ कब आए यानी कि समय के लिए पूछा गया है, कब आए, तो यहाँ पर आ गया आपका समयवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हो गया आपका कि जगह का नाम आ गया, तुम आगरा जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आगरा। तो यहाँ पर कहाँ का उत्तर मिला यानी स्थानवाचक। रीतिवाचक यानी क्रिया कैसे हो रही है, तो घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, घोड़ा कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो जहाँ पर आपको रीतिवाचक यानी कि वो क्रिया किस तरह से हो रही है वो पता चले, तो क्रिया के आगे आप कैसे प्रश्न लगाओगे और आपको उत्तर मिलेगा कैसे, तो वो उत्तर मिल गया तो रीतिवाचक हो गई। स्थान में आप कहाँ लगाओगे क्रिया के आगे, तो आपको स्थान मिल जाएगा, और जहाँ पर आपका समय पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर प्रश्न लगाओगे कब। तो इस तरह से आपको क्रिया विशेषण के उत्तर मिल जाएंगे। तो 3-3 उदाहरण हो गए आपको, कि आपको एक एक उदाहरण मैंने लिख दिया। तो समय के लिए तुम कब आए, या अगर हम लिख देते तुम 12 बजे आ जाना, तो यहाँ पर कब आ जाना, तो कब का उत्तर मिला हमें 12, यानी जहाँ समय बताया जाएगा क्रिया से पहले वो समयवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान बताया जाएगा स्थानवाचक, और जहाँ पर क्रिया किस ढंग से हो रही है वो होगी आपकी रीति। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग की शब्दों का अंतर स्पष्ट हो सके। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। जैसे पाठ और पाठ्य, पाठ और पाठ्य में क्या अंतर हो गया, पाठ क्या होता है आपका जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो, पाठ्य हो गया आपका पूरी पाठ्य सामग्री यानी जो आपका सिलेबस है वो। तो मुझे पाठ 4 याद करना है और मेरे पाठ्यक्रम में 4 पाठ हैं, पाठ्यक्रम यानी कि आपका सिलेबस। ठीक है बेटा। अभिज्ञ यानी किसी बात या विषय का ज्ञान रखने वाला, अभिज्ञ क्या होता है, किसी भी बात का ज्ञान रखने वाला। अनभिज्ञ होता है जो किसी भी बात को नहीं जानता, कि मैं इस बात से अनभिज्ञ था, यानी जो किसी बात को नहीं जानता। पृष्ठ हो गया, पृष्ठ यानी कि पूछा हुआ, क्या यह है प्रश्न प्रश्नीय है, पृष्ठ यानी कि पूछा हुआ। और पृष्ठ है हो गया पन्ना, यानी जो पेज होते हैं आपके वो उसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये।
अब है आपका नेक्स्ट है ज्ञान विचार में मोटापा एक अभिशाप है, इस तथ्य की पुष्टि अब 5-6 वाक्यों में कीजिए। आपको ये खुद करना है बेटा। बाकी ये जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज ये करवाई है ये आप बुक में फिल करें। थैंक यू। Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. As you know, we are revising your syllabus, and in previous class we are on the exercise 5.3, and we did 2 questions of exercise 5.3. Now the next one है whether the following pairs of fractions are equivalent or not. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? अगर वहाँ पे क्या हमारे पास या तो एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट ही करना है, तो मतलब कि हमें देखना है कि क्या वो दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है फोर्थ वन जो है, थर्ड का फोर्थ पार्ट जो है एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3, तो इसमें 12/19 एंड दूसरी वैल्यू क्या है 48/76, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास 12/19 और यहाँ कितना है 48/76, ठीक है। अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो हम यहाँ देख लेंगे कि ये वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है, ठीक है। यहाँ ये दोनों नंबर किससे 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में वो कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए हमारे पास शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए, ठीक है। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, सिंपली इन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 विल बी मल्टीप्लाई टू 76 और यहाँ क्या होगा 19 विल बी मल्टीप्लाई टू 48, ठीक है। अगर इक्वल आते हैं तो मतलब वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो 12 को 76 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 12 6 जा 72, 12 7 जा चलो वैसे कर ले 2 16, 2 7 जा 15 और 1 6 7 कितना आ गया 2 11 912। इसके बाद 48 का करेंगे हम 19 से, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36 और 7 36 और 7 43 मल्टीप्लाई 4 और 8 कितना आ गया 2 1 और 9, तो ये भी कितना आ गया 912। मतलब दोनों इक्वल है, तो मतलब ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अगर यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वल नहीं आता तो क्या हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है फिल इन द बॉक्स है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 5/13 इक्वल है 20/बॉक्स और इक्वल है हमारे पास बॉक्स/78, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं 1 बॉक्स वाला वो उठाते हैं, ठीक है। 5/13 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके इक्वल लिखते हैं, इस बॉक्स के इक्वल। इस बॉक्स को निकालने के बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा बॉक्स से, इक्वल होगा 20 विल बी मल्टीप्लाई टू 30, ठीक है। यहाँ 5 विल बी मल्टीप्लाई टू बॉक्स और यहाँ पे कितना आंसर आ गया 20 विल बी मल्टीप्लाई टू 260 आ गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ बॉक्स निकालना है, बॉक्स के साथ जो वैल्यू है इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, तो 260 विल बी डिवाइडेड बाय 5। अब 260 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ कितना 26, तो 5 5 जा 25 कितना हुआ 1 और यहाँ से क्या आएगा 0, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया हमारे पास डिवाइड करने के बाद 52, तो मतलब बॉक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 52। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या हमारे पास 78, सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। सो नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे क्या आ गया 5/13 इक्वल्स टू 20 ये बॉक्स वाली वैल्यू पे आ गई कितनी है 52 इक्वल्स टू बचा क्या है सिर्फ ये बॉक्स। अब इसके लिए हम या तो इन दोनों को इक्वल पुट कर ले या इन दोनों को, ठीक है। कोई भी पुट करेंगे वो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ 5/13 इक्वल्स टू बॉक्स और उसके अपॉन में 78, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 विल बी मल्टीप्लाई टू, तो बॉक्स वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं 13 विल बी मल्टीप्लाई टू बॉक्स इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई 78। अदरवाइज हमेशा ये होता है 5 मल्टीप्लाई 78 होता है, वो लिखते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आंसर आ जाएगा 5 8 जा 40, 5 7 35 और 9, ठीक है। तो कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई दिस बॉक्स। अब क्या होगा बॉक्स यहाँ पे इसके साथ वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आप क्या हो जाएगी डिवाइड 390 अपॉन में 13 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 390 को 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो 13 3 जा 39 कैंसिल आउट, ये 0 यहाँ नहीं होगा तो 0 यहाँ पे, तो कितना आंसर आ गया 30, मतलब इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 30, ठीक है। ऐसे आपको बाकी पार्ट्स ट्राई करने। नाउ नेक्स्ट वन इज रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है उसको कम करना है या उसको घटा के एक तरीके से,
द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें रिड्यूस करना है इन फ्रैक्शंस को टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट क्या होगा हमारे पास, अगर वो दोनों नंबर्स किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो हम उनको डिवाइड करते जाते हैं और जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलती है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 119 और 153। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, अगर हमें किसी की टेबल में दिख रहे हैं 20 तक हमें किसी की टेबल में दिख रहे हैं तो हम उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अदरवाइज क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 से देखते हैं, देन 3, देन 5, ऐसे ही प्राइम नंबर्स की टेबल्स में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2 से देखते हैं, 2 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 9 और 3, 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या देखते हैं 3, 3 के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 1 + 2, 1 + 1 2, 2 + 9 is 11, 11 will not a multiple of 3 क्योंकि 11 जो होता है 3 की टेबल में नहीं आता है। देन 5, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। देन 7 से करके देख लेते हैं, 7 से अगर हम करेंगे तो 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, तो इसके बाद ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 19 की टेबल में आते हैं, 17 की टेबल में आते हैं। 17 ओके, तो ये 17 9 का कितना होता है हमारे पास 153 होता है, तो 17 से दोनों डिविजिबल है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 17 से डिविजिबल, ये कितना होगा 17 7 जा, और ये है हमारे पास 79। ठीक है, तो ऐसे होगा। नाउ फोर्थ जो पार्ट है इसमें वो है हमारे पास 225/275। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से देखेंगे, इसको भी सेम रूल होगा, 2 से तो हो गया नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 और 5 है। उसके बाद 3 से देखते हैं, 3 के लिए क्या होगा, 2 + 2 4, 4 + 5 9 डिविजिबल होगा। अब इसको भी देखते हैं, 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 तो टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा क्योंकि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, एक कॉमन नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। अब 5 से देखते हैं, 5 के लिए दोनों लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 और 5 और 0, तो ये दोनों डिविजिबल है 5 से, तो लिखेंगे। अब 5 से डिवाइड करा इसको, आंसर आएगा हमारे पास 4 और 5। आपको एज इट इज नहीं लिखना है, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके देखना है। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 5 25 5 5। ठीक है, अब यहाँ फिर से देखते हैं, ये दोनों नंबर अगेन 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है मतलब कि डिवाइड बाय 5 कितना हो गया ऊपर 9 और यहाँ कितना हो गया 11। अब 9 और 11 किसी भी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, 11 से डिविजिबल लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गई शॉर्टेस्ट फॉर्म 9/11। एक और पार्ट करते हैं, 115 135। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अब हम 2 से डिविजिबल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 3 से, 3 के लिए 1 + 1 2, 2 + 5 7 डिविजिबल लेंगे। 5 से दोनों हो जाएंगे क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। क्या हो गया आंसर, यहाँ से अगर हम करेंगे तो 2 और 3 अपॉन में 2 और 7। अब 23 और 27 जो है वो किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, आपको डिवाइड करके देखना है। 23 से किसी भी लेस वैल्यू से आप करके देख लेना, 23 और 27 किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी 23/27। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 5.3। नाउ नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, कंपैरिजन करना है, फ्रैक्शंस का क्या करना है कंपैरिजन, और उसके लिए 3 मेथड होते हैं। या तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दे, कैसे करेंगे उसके लिए, या तो न्यूमरेटर सेम कर दे या डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसे सेम करेंगे, एलसीएम लेके न्यूमरेटर्स का, डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स का। और एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। So in the first question we have fill in the box with greater, lesser और equal sign। हमारे पास 2 फ्रैक्शन और यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, ग्रेटर या लेस या इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो जब भी हमें कंपेयर करना है होता है तो हम 3 मेथड है, तो उसमें से हम अगर कुछ मेंशन नहीं है कि हमें ये मेथड यूज करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस और दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड टू 12। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, उसके बाद बॉक्स बीच में, और यहाँ 11 विल बी मल्टीप्लाइड टू 12। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं उसको। ठीक है, 8 विल बी मल्टीप्लाइड टू 25 विल बी इक्वल्स टू 200। बॉक्स 11 को करेंगे 132। नाउ विच टर्म इज ग्रेटर, दिस वन, तो साइन कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और हमने ये करा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल ये बन जाएगा। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं, 5/12 है बॉक्स है, और उसके बाद 7/24। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 विल बी मल्टीप्लाइड टू 24 बॉक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 विल बी मल्टीप्लाइड टू 12। कितना आंसर आ गया यहाँ से 120, और यहाँ पे कितना हो गया 12 विल बी मल्टीप्लाइड टू 7 इज 84।
तो विच टर्म इज ग्रेटर, दिस वन, तो यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। अब हमें क्या करना है, वहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सो लेट्स ट्राई फॉर वन पार्ट। तो सेकंड में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें डिनोमिनेटर्स को ही सेम करना है, ठीक है। लाइक हमें कंपेयर करना है लेकिन डिनोमिनेटर्स को सेम करके। फर्स्ट में क्या था, कोई मेथड यूज नहीं करना था, मतलब मेथड मेंशन नहीं था, तो हम कोई भी यूज कर सकते थे उन तीनों में से। यहाँ डिनोमिनेटर्स टर्म क्या है, 25 और 30, तो इन दोनों क्या लेंगे एलसीएम में, ताकि हम क्या कर सके, डिनोमिनेटर इक्वल बना सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, एलसीएम में क्या करते हैं, दो नंबर किसी एक कॉमन से डिविजिबल है उसको लेते हैं, 2 से देखते हैं, 2 से ये नंबर डिविजिबल है लेकिन 25 नहीं है, तो 3 पे मूव करते हैं। 3 से हमारे पास 30 डिविजिबल है लेकिन 25 नहीं है, देन किस पे जाएंगे, 5 से दोनों डिविजिबल है, तो 5 5 6 ना 5 और 6 किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। आप डिवाइड करके देख लेना 5 और 6 से नीचे वाली वैल्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई विद 6 इज 150, ठीक है। मतलब हमारे पास एलसीएम यहाँ 150 आ गया। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको क्या बनाना है, 150, तो 12/25। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करें, 150 आ जाए, 25 6 हमारे पास क्या होता है 150, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 72/150, फर्स्ट टर्म हो गई। नाउ नेक्स्ट क्या है, 19/30। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 150 आ जाए, 30 को 5 से करेंगे और ऊपर भी किससे हो जाएगा 5 से, 19 5 होता है 95 और यहाँ पे कितना आ गया 150, ठीक है। अब हमारे पास दोनों टर्म बन गए, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 150 और दूसरी टर्म है 95/100। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स टू सेम है, हमें सिर्फ क्या करना है, कंपेरिजन न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है यहाँ पे 72 और 95, विच टर्म इज ग्रेटर 95, तो ये हो जाएगा सिंबल यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास दिस टर्म इज ग्रेटर, ठीक है। ऐसे आपको कंपैरिजन करना है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have started our new chapter, 7th chapter of history, new ideas and new relations. In this chapter we read about causes for the growth of new religious ideas. We read about Brahmans in previous class and today we continue our class with Kshatriya. The Kshatriyas or the warrior caste also enjoyed the status of a high caste. कि जो क्षत्रिय होती हैं या जो वॉरियर्स होते हैं, लड़ाके होते हैं, जो लड़ाका कास्ट होती है, वो इंजॉय करते हैं एक हाई कास्ट की स्टेटस को. These were the rulers who had become powerful because of expansion of Majanpads and the rise of kingdoms. कि ये वो रूलर्स होते हैं जो पावरफुल होते हैं और इंजॉय करते हैं कैसे, महाजनपद जो होते हैं, महाजनपदों के विकास से, उनके एक्सपेंडेंशिएशन से, उनके विस्तार से और राइज ऑफ किंगडम्स के, राज्यों के उदय से. द वैश्य और द ट्रेडर्स वर क्वाइट रिच बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, बट दे स्टिल कुड नॉट इंजॉय ए रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन सोसाइटी इवन इफ दे हैड वेल्थ. कि वैश्य वो ट्रेडर्स होते हैं जो रिच तो होते हैं, क्वाइट रिच होते हैं, थोड़े रिच होते हैं और एक्सपेंशन करते हैं ट्रेड के लिए, मतलब कि ट्रेड का काम करते हैं, परंतु वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ, एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस इंजॉय नहीं करते सोसाइटी में, इवन इफ दे हैड वेल्थ, कि यदि फिर जबकि उनके पास वेल्थ भी होती है. द शूद्रास ऑक्यूपाइड द लोवेस्ट रंग्स इन द सोशल ऑर्डर. कि जो शूद्र होती हैं वो सबसे लोअर कास्ट मानी जाती है, लोअर नंबर पे होते हैं. दे वर कंसीडर्ड एज ए मैनुअल कास्ट हुज ड्यूटी वॉज टू सर्व द अपर कास्ट. और इनका क्या होता है, ये ऐसी कास्ट होती है जिनकी ड्यूटी होती है अपर कास्ट को सर्व करना. दे वर डिनाइड मैनी प्रिविलेजेस दैट द ऑर्डर इंजॉय, दैट द अदर्स इंजॉय. और वो बहुत सारे ऐसे सुख, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिनाइड कर देते हैं, मतलब उनको नहीं दी जाती जो अदर लोग इंजॉय करते हैं. द कास्ट सिस्टम हैड बिकेम वेरी रिज्ड बाय द लेटर वैदिक पीरियड
Moreover, it became hereditary. People were not allowed to change their caste. Earlier, a person's caste was, however, determined by his profession. कि कास्ट सिस्टम है जो है वो लोअर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही चरम पे था, बहुत ही विस्तार में था, और ये वंशानुक्रम होता था, और लोगों को अपना कास्ट बदलना अलाउ नहीं होता था। और बाद में क्या हुआ कि जो कास्ट होती थी वो प्रोफेशन के आधार पे तय की जाने लगी। Owing to these differences in the treatment of the different caste, conflicts arose। और ये जो डिफरेंट कास्ट थी जिनके मतलब इन डिफरेंट कास्ट के बीच में जो डिफरेंट तरीके का व्यवहार होता था, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे इलाज से नहीं है, व्यवहार से है, तो उन्होंने काफ़ी विरोध पैदा किए। क्षत्रिय रिसेंटेड द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स, वैश्य वांटेड ए हायर सोशल पोजीशन एंड द शूद्रास वांटेड टू बी ट्रीटेड इक्वली। कि जो क्षत्रिय थे वो सुप्रमेसी चाहते थे ब्राह्मणों के जैसी, वैश्य हायर पोजीशन चाहते थे समाज में, और जो शूद्र चाहते थे वो इक्वलिटी का ट्रीटमेंट चाहते थे। Thus by this time people had started to look for a new religion which would improve their respective status in society। और फिर इस टाइम पे लोगों ने देखना स्टार्ट किया एक नए धर्म के तरफ जो इनकी स्थिति में, समाज के अंदर जो इनकी स्थिति है उसके अंदर बदलाव करेगा। अब है कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वैसे तो कि जो उलझन भरी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स जो मुसीबत भरी चीज़ें होती हैं, जो हार्ड चीज़ें होती हैं। बाय दिस टाइम द रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस हैड बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एक्सपेंसिव। कि इस टाइम की जो रिलीजियस रिचुअल्स थी और जो सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे और महंगे थे। These religious practices were no longer affordable for the common masses। और ये जो रिलीजियस जो काम होते थे ये ज़्यादा लंबे समय तक अफोर्डेबल नहीं थे कॉमन लोगों के लिए, मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनके लिए। द ब्राह्मण्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड दक्षिणा विच अमाउंटेड टू ह्यूज सम्स ऑफ मनी। और जो ब्राह्मण होते थे वो भी अब ये एक्सपेक्ट करते थे, ये भी इच्छा रखते थे कि उन्हें भी दक्षिणा के रूप में एक बड़ा अमाउंट मिले धन का। द वैदिक सेक्रीफाइसेस ऑल्सो डिमांडेड द किलिंग ऑफ एनिमल्स एज पार्ट ऑफ मैनी ऑफ द रिचुअल्स। और जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थी उनमें भी डिमांड की जाती थी बहुत सारे एनिमल्स की मृत्यु की मान्यताओं के आधार पे। बट ग्रेजुअली पीपल वांटेड दिस सिस्टम टू चेंज एज काउज एंड बुल्स वर वैल्यूएबल टू दैम। बट समय के साथ साथ लोग चाहते थे कि इस सिस्टम के अंदर चेंज आए क्योंकि काउ और बुल्स उनके काम के थे। दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड द नेसेसरी लेबर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कि ये प्रोवाइड कराते थे ज़रूरत की जो लेबर होती थी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती थी। ठीक है, अब है ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। एग्रीकल्चर एक्सपैंड विद द इंक्रीज यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। कि एग्रीकल्चर का विस्तार कैसे हुआ? जब आयरन टूल्स का विस्तार हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। सरप्लस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन टर्न लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। और जो सरप्लस होने लगा एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने ही विकास किया टाउन्स और सिटीज़ का। This also led to the emergence of new social groups like merchant and traders who were rich but had low social status। और इसी ने क्या किया, emergence किया न्यू सोशल ग्रुप्स का, मर्चेंट और ट्रेडर्स का, जो रिच तो थे लेकिन उनका स्टेटस क्या था, लो था। They no longer wanted to be treated as inferior people। और उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक inferior people का व्यवहार नहीं होता था। Moreover, the growth in the popularity of coins was not liked by some older people of the time। और जो पैसों का प्रचलन चला वो कुछ पुराने लोग थे जिनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। These people thus wanted a new religion which would encourage a simple lifestyle। और कुछ लोग ऐसे थे जो नया धर्म चाहते थे जो उनकी सिंपल लाइफस्टाइल को एनकरेज करे, बढ़ावा दे। अब है लैंग्वेज।
All the religious texts, hymns and mantras of the Vedic period had been composed in Sanskrit. कि जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो हाइम्स थी एंड मंत्र थे वैदिक पीरियड के, वो सभी किस में कंपोज्ड हुए? संस्कृत लैंग्वेज में. However, it was a language which the common people could not understand. लेकिन ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको कॉमन लोग नहीं समझ सकते थे. Thus they wanted a new religion which would use a simple language. और इसीलिए वो चाहते थे एक नया धर्म जिसके अंदर एक सिंपल लैंग्वेज का यूज हो सके. ये देखिए, ये वैदिक संस्कृत स्क्रिप्ट ऑफ उपनिषद्स हैं. अब है These circumstances thus facilitated the growth of new ideas and new religions. और ये जितने भी कारण थे, इन्होंने ही उत्पन्न किया नए विचारों का और नए धर्मों का. Moreover, two great preachers were born around this time in 6th century BCE. और इस टाइम पे दो महान संत पैदा हुए 6th century BC में. They were Vardhamana Mahavira and Gautam Buddha, whose teaching had led to the encourage of Jainism and Buddhism respectively. और एक थे वर्धमान महावीरा और एक थे गौतम बुद्धा, जिनकी टीचिंग ने जैनिज्म और बुद्धिज़्म को मतलब एमरजेंस में लाया, उन्होंने प्रभाव में लाया. अब है वर्धमान महावीरा एंड जैनिज्म कि महावीर जो थे उन्होंने जो जैनिज्म का उदय किया था उसके बारे में है. अब वर्धमाना महावीरा इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. वर्धमान महावीर को रियल फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का. पीपल हु फॉलो जैनिज्म आर कॉल्ड जैन्स एंड जैन बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ 24 तीर्थाकार्स. कि जो जैनिज्म, जो पीपल होते हैं जो जैनिज्म में बिलीव करते हैं वो जैन्स कहलाते हैं. और जैन बिलीव करते हैं 24 तीर्थकार्स में. ए तीर्थकार इज ए पर्सन हु हैड अचीव्ड एनलाइटमेंट एंड शोज द पथ टू अदर. कि एक तीर्थकार वो होता है जो अचीव एनलाइटमेंट मतलब कि जो बिल्कुल ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो अपनी सारी इच्छाओं से, सारी समाज की बाधाओं से मुक्त हो जाता है और जो लोगों को पथ दिखाता है. अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ ऋषभ देवा वॉज द फर्स्ट तीर्थकारा एंड महावीरा द लास्ट. कि जो ऋषभ देवा था वो फर्स्ट तीर्थकार था और महावीर जो था वो लास्ट था. महावीरा वॉज बोर्न टू सिद्धार्थ हु वॉज ए फेमस क्षत्रिय चीफ इन 599 BCE. कि महावीरा का जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, मतलब कि बॉर्न टू सिद्धार्थ, महावीर का जन्म सिद्धार्थ से हुआ. सिद्धार्थ इनके पापा का नाम है. हु वॉज ए फेमस क्षत्रिय चीफ, जो एक फेमस क्षत्रिय चीफ थे 599 BCE में. हिज मदर त्रिशाला वॉज ऑल्सो लच्छवी प्रिंसेस. और इनकी मम्मी जी जो थी त्रिशाला वो भी लिच्छवी की प्रिंसेस थी. He was born at a place called Kundagrama, which is near वैशाली in present day बिहार. और इनका जन्म जिस स्थान पे हुआ उसको कुंडाग्रामा बोलते हैं, जो नियर है वैशाली के आज के टाइम के में बिहार में. He decided to give up all worldly pleasure at the age of 30 after both his parents passed away. और इन्होंने पूरे संसार के जो सुख हैं उनको त्यागने की सोची 30 की उम्र में, 30 की उम्र में, जब इनके माता पिता दोनों ही गुजर गए थे. He had prior to this he had married Yashoda and had a daughter with her. और इनकी शादी यशोदा से हुई थी और इनके क्या थी, एक बेटी भी थी. He thus became an ascetic after giving up his kingdom, his family and also his possessions. कि वो एक साधु बन गए, एक महात्मा बन गए. उन्होंने जब अपने राज्य को अपने परिवार और अपने जो सहयोगी थे या जो अपने परिवार के लोग थे, उनके जो साथ काम करने वाले लोग थे, उनको दे दिया था. आफ्टर बिकमिंग एन एसेटिक ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रुथ. और जब उन्होंने वो साधु बन गए, एक महात्मा संत बन गए, तो वो जगह जगह घूमते थे, प्लेस टू प्लेस घूमते थे सच की तलाश में. ड्यूरिंग दिस टाइम ही लेड ए लाइफ ऑफ मेडिटेशन एंड पीनेंस. और इस टाइम उन्होंने
कौन सा जीवन अपनाया? साधना का और मेडिटेशन का। फाइनली ही अटेन्ड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज व्हेन ही वाज 42 ईयर्स ओल्ड। और फाइनली इनको बौद्धिक ज्ञान हुआ 42 वर्ष की उम्र में। ही दस बिकेम जीना कॉन्क्यूर ऑफ सेल्फ और महावीरा ग्रेट हीरो। और उस तब ये बन गए जीना कि खुद को जानने वाले और महावीरा ग्रेट हीरो। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ जैनिज्म इन द जेनेटिक प्लेन्स। और इन्होंने अपने बाकी का जीवन व्यतीत कर दिया जैनिज्म का मैसेज देने के लिए गंगा के मैदानों में। ही डाइड एट पावापुरी नियर राजगिरा इन 527 BC एट एज ऑफ 72। और इनकी मृत्यु हुई पावीपुरा जो राजागिरा के पास है 527 BCE में, जब इनकी उम्र 72 थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. You read it again for your knowledge. Thank you. Have a nice day. Good morning student, welcome to online class. This is Saroz. So student, today for class 6 we are going to start the revision of chapter number 7, that is sympathy. Sympathy ये एक ऐसी जो है पोएम है जिसमें जो है किस तरह से सिंपैथी दिखाता है एक रिच मैन और एक ही पुअर मैन, इसके बारे में बताया गया है कि अब रिच मैन shows his sympathy by just donate the money or gold something, और लेकिन जो पुअर पर्सन है वो अपनी सिंपैथी अपनी जो है हेल्प करके फिजिकली हेल्प करके करता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू. तो जो है हम एक जो रिच पर्सन है उसके सिंपैथी को हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्ट बैक द सिंपैथी ऑफ अ पुअर मैन. सो दिस इज़ द पोएम. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द रिविजन ऑफ दिस. सो स्टूडेंट, इन दिस वर्ड ट्रेजर, वर्ड मीनिंग आपको क्या करना है, इसके मीनिंग्स आपको देखने हैं, और मीनिंग्स देखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू विल जस्ट गेट द ऑप्शन 3 एंड यू हैव टू टिक ऑन द करेक्ट आंसर ऑफ द मीनिंग. सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल गेट इन द ऐसे 1. तो आपको जो ऑप्शनल इसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आप देखिए. एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. सो आपको एज यूजुअल ये सारा टिक करना है, जो ऑप्शन इसके करेक्ट हैं वो आपका जो है इससे रिगार्डिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. माई डैश अप ए प्राउड मैन हर, ट्रबल ग्रीफ एंड प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या आएगा इसका अकॉर्डिंग टू द ग्रीफ. ग्रीफ इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. अब नंबर 2 देखिए. देन स्टूड डैश एंड स्पोक माई थैंक्स. अब यहाँ पे स्ट्रेंथ है, फॉर्म है, इरेक्ट है. तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपका सही ऑप्शन क्या आएगा? दैन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स. तो यहाँ पे इरेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 3 देखिए. ही डैश मी नाइट एंड डे, वॉच्ड, हेल्प एंड सर्व. तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन आपका वॉच्ड आएगा. ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे. अब नंबर बी देखिए. ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये स्टेटमेंट्स भी आपका जो है कब का करना है, ये अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इटसेल्फ. द पोएट नीडेड सम मनी टू बाय सम क्लोथ्स. कि पोएट को कुछ पैसे की ज़रूरत थी ताकि वो कुछ कपड़े खरीद सके. तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है. शी वॉज नॉट इन द शी डिडंट नीड द मनी फॉर द क्लॉथ, ही वॉज नॉट वेल. तो ये स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स है. नंबर 2 देखिए. अ रिच मैन हेल्प हिम विद मनी. तो रिच मैन ने उसको मनी देके हेल्प की, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है. रिच मैन ने उसको कैसे हेल्प किया था? ही जस्ट गिव हिम गोल्ड. तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. नंबर 3 देखिए. द रिच मैन वॉज काइंड एंड सिंपैथेटिक. तो यानी कि वो जो है उसके लिए काइंड भी था और सिंपैथेटिक. तो ये जो है इसका ट्रू है, वो काइंड और सिंपैथेटिक था, इसलिए उसने जो उसे हेल्प की थी गोल्ड देके. नंबर 4 देखिए. द पुअर मैन नर्स्ड द पोएट विद व्हेन ही वॉज इल. जो पुअर आदमी था उसने एक नर्स की तरह उसकी हेल्प की थी, उसकी देखभाल की थी जब वो बीमार था. तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है. नंबर 5 देखिए. द पुअर मैन सर्विस इज ग्रेटर दैन द रिच मैन्स हेल्प.
यानी कि पुअर मैन की जो सर्विस थी वो एक रिच मैन की हेल्प से ज़्यादा बड़ी थी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अब आप देखेंगे कि पुअर मैन की जो है सर्विस रिच मैन से कैसे ग्रेटर थी, क्योंकि उसने क्या किया कि अपनी जो है मैन पावर की उसने उसको हेल्प की, उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। और रिच मैन ने क्या किया था, उसको सिर्फ गोल्ड दिया था एंड ही जस्ट प्रोवाइड हिम द गोल्ड बट नथिंग हेल्प। इसलिए जो है पुअर मैन की जो है सर्विस हेल्प ग्रेटर थी रिच मैन के बदले में। नाउ स्टूडेंट जस्ट सी द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपका क्या है, इसमें वर्ड्स हैं तो आपको भी ये ऑप्शनल ही आ सकता है, जैसे कि राइट द चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे आपको एंटोनिम्स है तो आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा, तो यू हैव टू जस्ट टेक द करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस। तो पहला देखिए सॉरो। सॉरो यानी कि दुख। दुख का मतलब होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, ऑपोजिट सोर्स होते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो उसका क्या बन जाएगा, सॉरो का जॉय, खुशी। डीप, और डीप का जो है आपका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, शैलो। और आपका थर्ड है वर्ड जिसका आपको एंटोनिम लिखना है, इरेक्ट। इरेक्ट का आपका एंटोनिम बन जाएगा फ्लैट। अब नंबर 4 देखिए ग्रेट। ग्रेट का मतलब हो जाएगा लिटिल, एंटोनिम्स ऑफ द ग्रेट। अब नंबर 5 देखिए हेवनली। हेवनली का हो जाएगा आपका मॉर्टल। अब जो है क्या, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड इन कॉलम ए एंड राइट देम इन कॉलम बी। यानी कि आपको जो ये वर्ड 5 दिए गए हैं इनका आपको एंड ये जो है राइमिंग वर्ड लिखना है एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड इट फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ। बोरो का क्या हो जाएगा, सोरो। और नंबर 2 है ब्रीफ। ब्रीफ का जो है आपका राइमिंग वर्ड क्या बन जाएगा, ग्रीफ। यानी कि राइमिंग वर्ड मीन्स व्हाट, द वर्ड विच साउंड द सेम। लाउड का हो जाएगा प्राउड। सेम का मतलब, इसमें जो राइमिंग वर्ड का मतलब होता है, जब हम एक वर्ड की स्पेलिंग करते हैं, स्पेल करते हैं, तो लास्ट के जो कुछ उनका सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखिए गेन। गेन का क्या होगा, जैसे गेन एन लास्ट में आता है तो पेन। तो ये दोनों जो है गेन एंड पेन दे आर द राइमिंग वर्ड्स। अब नंबर 5 देखिए फाउंड। फाउंड का राइमिंग हो गया आपका बाउंड। अब यहाँ पे देखिए यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब ये है आपके 5 वर्ड्स हैं जो है आपको सेंटेंस में दिए गए हैं। अब है डिस्ट्रेस्ड का होता है टू जस्ट एक्सप्रेस समथिंग। आई एम जस्ट अ बिट डिस्ट्रैक्ट फादर। मैं थोड़ा सा जो है डिस्ट्रैक्टेड हूँ, व्यथित हूँ। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपको ये बना के दिया है, जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ। सो उसी तरह से आपका वर्ड ग्रीफ है, ब्लेस्ड है, और चैरिटी है, और हेवनली है। तो आप इसको अपने वर्ड्स में यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। सो स्टूडेंट आज का ये वीडियो यहीं तक। आपको एज यूजुअल करना क्या है, जैसे मैं हमेशा आपको कहती आई हूँ, आपको वीडियो लाइक करनी है और शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Students, this is for class 6th. Students, as you all know, we are doing revision work now, and in previous video we completed with the chapter number pronouns, and today we will start with the next chapter, that is adjectives. And now let's start with the adjectives. First of all, I will tell you the define of adjective. Adjective are the words that identify. I will tell you the define of adjectives. Words that define, identify, or tell us more about the noun or pronoun
they appear with are called adjectives. For example, this is a colorful kite. In this statement, kite is a noun and we identify kite as a colorful, so it means colorful is adjective. In this sentence, colorful is adjective. Now I will give you one more example of pronoun also. Here, her car is there. Her car is there. In this statement, car is a noun and her is a pronoun. So we are talking about pronoun and it कार को कैसे क्लैरिफाई किया है, हर की वो किसकी कार है, हर की कार है यानी कि किसी लड़की की कार है और दिस इज एडजेक्टिव. जब हम नाउन और प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. On the basis of adjectives, we are having different kinds of adjectives. According to the examples, we keep them under the different kinds of adjectives. Now let's start with the kinds. Now, kinds of adjectives, we are having different kinds. First is adjectives of quality. Under the adjectives of quality kind, we get the kinds. For example, the quality of a person or a things. You can say that quality of a person or things. They all are included in quality. They give an idea about the characteristics of the noun. It means they give the answer of what kind of, means जो person या कोई हमारे पास thing है वो कैसी है. They are the if we get the answer of this question, they include in the quality. For example, they include words which describe according to the shape, size, color, taste, material, etc. Example is, Sheila has a sweet voice. Sheila has a sweet voice. In this statement, voice is sweet. We are talking about the voice. So this sweet word is a adjective. If what kind of, इस सेंटेंस में हमें आंसर क्या मिला, what kind of, यानी कि उसकी जो वॉइस है what kind of, किस कैसी है, sweet है. So this is quality. Next is quantity. We are talking about quantity, and quantity is when we are talking about the things like how much. When we are talking about how much, and how much when we are जब हम ये बात करें कि वो कोई भी चीज़ जो है हमारे पास वो कितनी है, specify the quantity or thing, and we will get the answer of how much. This is called quantity. For an example, enough,
much, little, any, etc. They are the examples of quality. An example is he had, he did, he did not eat any bread. Any bread. In this statement, any is the quantity कि कितने bread उसने एक भी नहीं खाया. Now we are having third kind of adjective, and that is demonstrative adjective. Demonstrative adjectives. In demonstrative adjectives, we are having 4 words, and that they are this, that, those, these. Here we have 4 words, and we are using according to the words like when we are talking about point out which person or thing in is meant. When we get the answer of which one, or which ones you can say, इस क्वेश्चन का जब हमें आंसर मिलेगा, then this is called demonstrative adjectives. So which one यानी कि कौन सा है. Example is this photo is my favorite. यानी कि इसमें this स्पेसिफाई किया है कि this is my photo. तो इसमें जो this वर्ड है, this is demonstrative adjectives, क्योंकि इसमें पूछा गया है फोटोग्राफ कौन सी आपकी है. So this is my photo. Okay, this is used for nearby things. This and these are used for nearby things, but in this is used for singular noun, and these is used for singular plural and plural pronouns. Okay students, that is used for far away things. That and those are used for far away things जो दूर होती हैं. That is used for nearby far away things singular, and those is used for far away things plural. Okay students, we discussed about the 3 kinds of adjectives today. This is your homework. Read these adjectives. Thank you everyone. Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as you know, in our previous video we studied chapter number 15 water. In this in last video we studied some word bank or roundup of this chapter. So students, in today's video we start exercise of chapter number 15 water. So students, let's start our exercise revision of this chapter. Question session or in your exercise, first is tick the correct option. First in this first is how much of the earth's water is saline. जो अर्थ वाटर है उसमें से कितना % है वो सलाइन मतलब नमकीन वाटर है. ए ऑप्शन 3%, बी 0.01%, सी 97% या डी 75%. So students, 97% of the earth's water is saline. So 97% is the correct option. Second is वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ इज़ नोन एज ब्लैंक वाटर. मतलब कौन सा ऐसा वाटर है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होता है. ए पोर्टेबल, बी रेन, सी इरिगेशन या डी नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट, जो वाटर जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसे हम पोर्टेबल वाटर मतलब जो वाटर पीने लायक होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू फेमाइन. नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा कौन सा है जो फेमाइन कोज करता है. फेमाइन मतलब सूखापन, ये खाने अनाज वगैरह इन सब की कमी. ए फ्लड मतलब बाढ़, बी ड्रोट सूखापन,
C, rain water harvesting, या D, water conservation. So students, option A and B, you know that it is both are natural communities of water, and C and D is a conservation method of water. So answer D is the correct option, drought, because due to drought famine cause, famine के सूखापन, अनाज वगैरह इन सब की कमी होती है. अगर सूखापन होगा तो कोई प्लांट्स है वो ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है. So option fourth is which of these is not a source of fresh water. इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन जो फ्रेश वाटर नहीं है. फ्रेश वाटर पे ताज़ा पानी जो फ्रेश हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ए रिवर, बी सी लेक एंड डी पोन्ड. तो स्टूडेंट्स, रिवर, लेक एंड पोन्ड, in these three options fresh water will found, but sea water is saline or salty water, so we cannot drink sea water or use it as a fresh water. So C is not a source of fresh water is the option. Fifth is the solid state of water is called. जो वाटर की जो solid state है उसे हम क्या बोलते हैं. So students, A ice, B water, C water vapor या D salt. तो जो solid state है वाटर की, आप सबको इसी पता है कि जो ice होती है वो solid state होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज B, filling the blanks. filling the blanks में फर्स्ट है चेंजिंग ऑफ आइस टू वाटर इज कॉल्ड ब्लैंक. जब हम आइस बर्फ़ को पानी में चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं. तो हम आइस को पानी में कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय मेल्टिंग, उस चीज़ को पिघलाकर. ठीक है. आइस को हम पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, तभी वाटर में चेंज होगी. तो इसका ब्लैंक्स में आएगा फिलअप मेल्टिंग. सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट्स, सेकेंड इन फिलिंग द ब्लैंक्स इज सी वाटर इज़ नॉट ब्लैंक फॉर ड्रिंकिंग. जो सी वाटर है वो क्या नहीं है ड्रिंकिंग के लिए. तो सी वाटर है वो पोर्टेबल नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, मतलब हम सी वाटर को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड इज रेन वाटर इज़ द ब्लैंक फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. जो रेन वाटर है वो कौन सी फॉर्म होती है. तो स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टेल यू दैट रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर की. फोर्थ इज़ वाटर साइकिल हेल्प्स रेगुलेटिंग द ब्लैंक ऑन द अर्थ. जो वाटर साइकिल होती है वो किस चीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प करती है अर्थ पे. तो वाटर साइकिल है वाटर को रेगुलेट करने में, मतलब अगर वाटर साइकिल कंटिन्यूस साइकिल है तो हमारे अर्थ पे ना पानी की कमी नहीं होने देती, इसलिए वाटर साइकिल पानी को वो रेगुलेट करती है. फिफ्थ इज फ्लूड कोजेज ब्लैंक इरोजन. जो फ्लूड है, बाढ़ है, वो क्या कोजेज करती है, किसका कारण होती है. तो जो आपकी बाढ़ है वो सोइल इरोजन कोज करती है, मतलब बाढ़ की वजह से जो मिट्टी है वो बहने लग जाती है पानी के साथ. ठीक है. सो सी इज ट्री एंड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है और कौन सी नहीं है. फर्स्ट इज वाटर ऑब्टेन फ्रॉम स्प्रिंग्स इज सरफेस वाटर. जो वाटर हम स्प्रिंग से, झरने से ऑब्टेन करते हैं वो क्या सरफेस वाटर होता है. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ट्रू. जो वाटर है स्प्रिंग से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम सरफेस वाटर बोलते हैं. सेकेंड इज द लेवल ऑफ सरफेस वाटर एट अ प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल. जो सरफेस वाटर की लेवल होती है किसी भी जगह पे उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं. वाटर टेबल आपको पता है कि जैसे आपके सोइल में लेयर्स बनती है, उन लेयर्स में अलग अलग टाइप्स क्वांट में आते हैं कि भाई ये ऐसे है ऐसे है. तो सरफेस वाटर के भी लेवल को हम वाटर टेबल बोलते हैं. ये चीज़ क्या है, फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है. हम वाटर टेबल सिर्फ ग्राउंड वाटर के जो लेवल है उसको बोलते हैं सरफेस वाटर. सरफेस, अब आपको पता है सरफेस तो ये नॉर्मली जो सोइल का सरफेस है सरफेस हो गया, इस पर तो कोई लेयर्स बन नहीं रही है. तो टेबल तभी बनती है जब उसके अंदर लेयर्स आती हैं. ठीक है. तो जो ये स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स है. थर्ड इज व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ फूड इट कॉज फेमाइन. जब खाने की कमी हो जाती है तो क्या ये फेमाइन कॉज करती है. तो खाने की कमी से फेमाइन नहीं होती, इट इज़ फॉल्स. जो ड्रोट सूखेपन की वजह से फेमाइन कॉज होती है, क्योंकि सूखेपन की वजह से कोई भी कुछ भी ग्रोथ वगैरह नहीं होती है. फोर्थ इज कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन को कहलाता है. सो आंसर इज टू. सबको पता है लिक्विड से वेपर में जो हम कन्वर्ट करते हैं हमें वाटर को, तो किसके थ्रू करते हैं, एवोपरेशन के थ्रू करते हैं. फिफ्थ इज एफॉरेस्टेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्लूड. जो एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोविंग ऑफ न्यू प्लांट्स. नए प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे हैं किसी जगह पे, तो क्या हमारे बाढ़ में हेल्प करते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए. तो आंसर है टू. क्योंकि आपको पता है जो बाढ़ है, फ्लूड है, वो सोइल इरोजन कोज करती है. लेकिन अगर हमने वहाँ पे पेड़ लगाए हैं काफ़ी सारे, तो पेड़ की जो रूट्स होती है, जड़ होती है, वो मिट्टी को बांधने का काम करती है एक साथ,
बाइंड अप करती है, इसलिए एफोरेशन फ्लूइड में हेल्प करता है। डी इज़ राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे ये जो स्टेटमेंट है उसमें एक वर्ड का आंसर देना है। फर्स्ट इज एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ इनसफिशिएंट और नो रेनफॉल। काफ़ी लंबे पीरियड तक कोई भी बारिश नहीं होती है, सो उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इज ड्रोट। काफ़ी समय तक अगर कोई बारिश नहीं होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रोट, सूखापन। सेकेंड इज द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। अगर नेचर में कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है पानी का तो हम इसे क्या बोलते हैं? आंसर इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की ही हेल्प से जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है वाटर का। थर्ड इज कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड्स टू इट्स वेपर। जो लिक्विड का वेपर भाप में बदलना, उसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टेल यू कि लिक्विड टू वेपर जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। फोर्थ इज द स्टेट कोज बाय वेरी लिटिल और नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। वो स्टेट जिसमें बहुत कम और कोई बारिश नहीं होती काफ़ी लंबे पीरियड तक, उसे हम क्या बोलते हैं? सो आंसर इज ड्रोट, सूखापन। अगर किसी भी जगह काफ़ी लंबी पीरियड तक कोई बारिश नहीं हो रही है, कम बारिश हो रही है, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ड्रोट, सूखापन। फिफ्थ इज वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। जो वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सूटेबल है उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर या फ्रेश वाटर भी बोल सकते हैं। जो वाटर हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? पोर्टेबल वाटर होता है या फ्रेश वाटर होता है। ई इज टिक द ओड वन आउट ऑफ द गिवन रीजन। जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई उसमें से कुछ ओड आउट, सबसे अलग वर्ड्स आपको बताना है। सो फर्स्ट इज ओशन, रिवर, लेक, स्प्रिंग्स एंड पोलर रीजन। तो आपका ओशन, रिवर, लेक, स्प्रिंग, पोलर रीजन, इसमें सबसे ओड वन आउट क्या? पोलर रीजन, क्योंकि ये सब तो क्या आपका वाटर की फॉर्म में होगा, लेकिन पोलर रीजन में क्या होती है? बर्फ होती है। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन है पोलर रीजन आपका। सेकेंड, डैम्स, इरीगेशन, एवापोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका डैम्स, इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? एक फॉर्म होती है वाटर की जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एवापोरेशन एक कन्वर्जन है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। ठीक है। थर्ड इज रेन, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म या ट्रांसपिरेशन। तो आपकी बारिश, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, ये तीनों क्या वाटर साइकिल की उसमें आती है, और ट्रांसपिरेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें जो वाटर से ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन बारिश, बर्फ, हेलस्टॉर्म क्या है? वापस से नीचे आ रही है, मतलब एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आ रहा है। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है आपका, वो ट्रांसपिरेशन आपका क्या हो रहा है? अर्थ से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। समझ में? देखिए, बारिश होती है आपके एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आती है, स्नोफॉल भी अर्थ से एटमॉस्फेयर से अर्थ पे गिरती है, हेलस्टॉर्म भी सेम। लेकिन ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है जो प्लांट्स का या फिर सोइल पे कोई वाटर, उसका ट्रांसपिरेशन, उसका भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाना। फोर्थ इज एक्सेसिव रेनफॉल, वाटर लॉगिंग, फ्लूड्स, फॉल इन वाटर लेवल। अब देखिए, सबसे ज़्यादा रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल क्या कॉज करती है? बाढ़ कॉज करती है। ठीक है, वाटर लॉगिंग मतलब पानी का कहीं जमा हो जाना, या फ्लूड, बाढ़। ठीक है, तो ये तीनों क्या फ्लूड की ही कंडीशन। लेकिन फॉल इन वाटर लेवल का फॉल, गिरना, ये नहीं है, क्योंकि जब फ्लूड होती है, बाढ़ आती है, तो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर वन फॉल इन वाटर लेवल है। फिफ्थ इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन, लॉस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें देखो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री प्लांटेशन, इन तीनों में पानी को कंजर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन लॉस टू प्लांट एंड एनिमल, इसका कोई इनके साथ कुछ भी मैच नहीं है। तो इसका जो ओड वन आउट है वो है ये होगा, लॉस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Student, in 6th class GK, I Priyanka am discuss with you chapter number 14. Our chapter name is famous educator. Student, जो एजुकेशन के फील्ड में जो पर्सनैलिटीज फेमस रहे हैं उनके यहाँ पे नेम डिस्कस किए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि वो किस फील्ड में, किस वर्क में या किस सब्जेक्ट में फेमस थे। Our first one is he headed the India's Atomic Energy Commission 1984 to 87 and served as its Secretary of Defense from 1990 to 1992. He was India's nuclear physicist who played a key role in the development of India's nuclear weapon program. स्टूडेंट, इन्होंने एटॉमिक एनर्जी का जो कमीशन है उसमें एज ए सेक्रेटरी
वर्क किया था डिफेंस में, और जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसमें भी एज ए हेड के रूप में वर्क किया था। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम थे उसमें। तो आंसर इज रमन्ना राजा, दैट इज द पिक्चर ऑफ रमन्ना राजा। नेक्स्ट वन ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन। ये एक साइंटिस्ट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे हु प्लेड ए लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स। स्टूडेंट, इन्होंने भी न्यूक्लियर में और मिसाइल्स के डेवलपमेंट में इंडिया में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। इट अर्न हिमसेल्फ इन निकनेम मिसाइल मैन, और इन्हों को एक उपाधि मिली थी मिसाइल मैन के नाम की। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया 2002, और ये जो फ्रीडम फ्री इंडिया था आज़ाद भारत के 2002 में प्रधानमंत्री बने थे। आंसर इज APJ अब्दुल कलाम। इनका फुल नेम था अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। और स्टूडेंट, इनकी बायोग्राफी अगर आपके पास टाइम है तो नेट से इनकी बायोग्राफी रीड करके देखना। ये बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। ओके, तो यू हैव टू सी द बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। Next one, he is an Indian mathematician who made fundamental contribution to the structure theory of the regular semigroups. He was also instrumental in popularizing the text software in India. He was कौन थे? KSS नमरीपद। KSS नमरीपद नेम है इनका। Next one is a famous Indian mathematician who contribution to the theory of numbers include pioneering discovery of properties of the Partition function. In 1981, he became the first Indian to be elected to the Royal Society of the London. तो स्टूडेंट, इनका नेम था S रामानुज। ये एक मैथमेटिशियन थे फेमस। नेक्स्ट वन इज ही वाज द रिसिपिएंट of the Nobel Prize for Physics in 1930 for the discovery of Raman effect. He was an Indian physicist who worked with the influential in the growth of science India. तो आंसर है इनका CV रमन। ये CV रमन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में, और उन्होंने किसकी डिस्कवरी के लिए मिला था? रमन इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज ही इज एन एस्ट्रोफिजिस्ट हु इज ए proponent of steady state cosmology. He developed the conformal gravity theory. He is विष्णु नारिकर। तो स्टूडेंट, ये एस्ट्रोफिजिस्ट थे और इन्होंने कॉस्मोलॉजी की जो स्टडी है उसमें हेल्प की थी और कन्फॉर्मल ग्रेविटी की थ्योरी दी थी। तो आंसर इनका विष्णु नारिकर। तो आपको ये सभी फेमस एजुकेटर के नेम अच्छे से लर्न करने हैं। Student, welcome you to online classes of computer class for class 6 to 8th. Students, in this video I will tell you some basics function of computer. Okay. First is how to change background of desktop. Next one is how to make a new folder, and last one is how to save a file on desktop. Now I tell you first step how to change background of desktop. Let's start. Click on start button, then click on control panel. Now you have to select that option personalization. Click on that, and now you have to click on that desktop background. You have to. Now here are many backgrounds. You can select anyone from them. Select anyone. For example, you select this. Click on that, and now click on Save Changes. Here you see your background will be changed. Okay. Now I tell you how to make a new folder. Right click of mouse and click on new and select folder shortcuts anything. Means for example you have to paint file, then bitmap image,
you have to for a file folder for document, then you can select that N1 from here. Okay, so you have to make a new folder, you select folder. Okay, here is your new folder. Open that, that is empty. You can move any file from here. You can select any file from here and copy that, and the file that is copied in previous session, that paste here. Here is your file. So you can save like that any file from new folder, and you can change the name of the folder like clicking that. By clicking on rename, you can change the name of the folder. If you want to write your name, your any like that. Here your folder name is Priya. So student, I hope you understand how to make a folder and rename it. And our last is how to save a file on desktop. For example, you want to save that file on the desktop. Then click on File menu and here select Save. Save as पे click करना आपको. Here you write your file name. For example, today है इस file का name. You have to select desktop. Here you have to select desktop. It means your file will be shown on the desktop. And click on Save. So student, by seeing that video, you have to complete that assignment. You have to follow all these steps that are used to change background, make a folder and save a file on desktop and write in your assignment work. Okay, thank you. Have a nice day.